Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 8, gravitation. You all are familiar with the term gravitation and the gravitational force. आपने क्लास 9th में भी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा. यहाँ हम ग्रेविटी को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे होने वाले फिनोमिनाज और जो जितनी भी रिलेटेड टर्म्स हैं उन सबको हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज ग्रेविटेशन, उसका क्या मतलब है, राइट? सो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म ग्रेविटेशन, वो चीज समझते हैं. ग्रेविटेशन शब्द का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा फोर्स जो कि अट्रैक्टिव नेचर का हो, राइट? सो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, या वी कैन से कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस अट्रैक्शन के दौरान वो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो बेसिकली वी कैन जस्ट से दैट कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? So Sir Isaac Newton has discovered this gravitational force और उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम कंसिडर करें तो वो दोनों एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे एंड दैट फोर्स इज सेड टू बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक लॉ दिया था विच वाज नेम्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. So this was the law that was given by Sir Isaac Newton, and this law was called as the universal law of gravitation. Basically इस law में क्या था वो चीजें समझते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमने मान लिए कोई दो बॉडीज, let the name of the body be A और ये कोई बॉडी B, right? So अगर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी सिचुएटेड हैं at some distance apart from each other, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली. Let that the distance between the two bodies from the center from their center is denoted by small r, and let the mass of the body be capital M and the mass of body B is a small m. तो उन्होंने ये बोला था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट? मतलब इसका मास इनटू इसका मास, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैपिटल एम और स्मॉल एम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. और यहां से आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो कि अगर बॉडी का मास ज्यादा तो उन पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा. सो हम ये बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और उतना ज्यादा वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा. एक चीज और हम यहां से समझते हैं दैट दिस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर. इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों की बीच के सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे होंगे तो लगने वाला फोर्स कम, और पास पास रखे होंगे तो लगने वाला फोर्स ज्यादा. सो यहाँ से आपके पास दो रिलेशंस आते हैं फॉर द मास एंड द रेडियस. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं सो आई विल गेट F is proportional to mm by r square. अगर हमने दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया और आपको एक कंबाइंड रिलेशन मिलेगा दैट इज F is proportional to mm अपॉन में r square. आपको पता है कि जब भी हमको इस तरीके का कोई रिलेशन मिलता है तो यहाँ से मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट विल बी g. यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है वो हम लेंगे g, और ये जो g है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
this g is called as the universal gravitational constant and its value is fixed. जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्लैनेट पर या अर्थ में किसी भी जगह पे, हर जगह ये जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, राइट। जो g होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और जो वैल्यू है दैट इज बीइंग रिटन ओवर हियर दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। अगर मैं इस g के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो ये g हो जाएगा g is equals to एफ आर स्क्वायर अपॉन में mm, राइट। यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। वी नो दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज mlt minus 2। r is basically the length, so I have written l square here। मास के लिए हमने लिख दिया m स्क्वायर, m से m कैंसल। यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा m इनवर्स L1 into L2 that is L cube and T inverse square। So this will be the dimensional formula of this capital G। कैपिटल G के डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कैपिटल G के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स स्क्वायर। अगर इसके SI यूनिट की हम बात करें तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, r is the radius that is the distance, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन में m is the mass, मास की यूनिट होती है kg और यहाँ हम दो मास की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा kg स्क्वायर। So this is the SI unit of capital G that is the universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, राइट। So students, this is basically the universal law of gravitation जहां से हमने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया एंड दैट कांस्टेंट वाज नेम्ड एज द कैपिटल G, जिसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, राइट। इट इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। ये तो हमने पढ़ा कैपिटल G, राइट। अब एक और G आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा दैट इज बेसिकली द स्मॉल G। तो समझते हैं कि स्मॉल G क्या होता है। स्मॉल G आपको पता होगा, यू माइट रिमेम्बर दैट स्मॉल G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। जो स्मॉल G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल G से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझूं सो इसके पहले एक और टर्म आती है हमारे पास दैट इज फ्री फॉल। सबसे पहले हम फ्री फॉल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। सो फ्री फॉल का मतलब होता है, सपोज मैं किसी हाइट पर गया, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर की टेरेस पर गए, वहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो उस पर मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, आई हैव जस्ट ड्रॉप इट, राइट। हमने उस पर बिना कोई फोर्स लगाए उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया है। अब जब आपने उसको बिना कोई फोर्स लगाए जस्ट ड्रॉप किया तो वो नीचे आएगा, मतलब जो ग्रेविटी है वो उस पर वर्क करेगी और उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, राइट। चूंकि हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है उस पर उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। और इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली वो एक्सेलरेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है जब हम उसको फ्री फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल का मतलब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किए बिना हम उसको ग्रेविटी के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, तो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल G से, राइट।
अगर मैं इस स्मॉल जी की बात करूं तो ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है, दिस स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी दैट ये जो स्मॉल जी है, हम थ्योरेटिकली इसकी ये फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं। ऑल्सो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। बट जो g है, g की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। g की वैल्यू एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने पे वेरी करती है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो g है उसकी वैल्यू वेरी करेगी ड्यू टू द पॉइंट which is situated at the height or at the depth from the earth surface, right? अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या अगर हम डेप्थ में नीचे आते जाएंगे तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो वेरी करेगी। क्यों वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, बट लेटर ऑन। फॉर नाउ वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस कि जो जी है उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि जिस प्लेस पे आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो प्लेस अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर सिचुएटेड है या कितनी डेप्थ पर सिचुएटेड है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो हमने टोटल 2 जी पढ़े, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। बेसिकली इन दोनों में क्या रिलेशन है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन हम यहाँ पे समझते हैं। So first of all students, by universal law of gravitation you know that F is equals to gmm अपॉन में r स्क्वायर, राइट? यहाँ पे मैं r को कैपिटल डिनोट कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं। देयर इज नॉट एनी कंपल्शन लाइक दैट हियर, यू जस्ट हैव टू मेंशन हियर कि ये f क्या है, g क्या है, mm r, आपको सारी चीजें डिफाइन वहां पे लिखनी पड़ेंगी कि ये सारी चीजें क्या है, राइट? यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ऑल्सो एक चीज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू ma, राइट? और यहाँ पर जो बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, एंड सिंस द एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सो यू विल राइट F इज इक्वल्स टू mg हियर। बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट कर देंगे। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। एक चीज और यहाँ पर मेंशनेबल है दैट इफ दिस इज इक्वल्स टू फोर्स एंड दिस वन इज अगेन इक्वल्स टू फोर्स, सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंड इफ दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर सो यू विल गेट, चूंकि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज gmm अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg, राइट? ऑल्सो एक चीज, ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल, यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया दैट इज gm अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन from the perspective of examination, also from the perspective of understanding the further topics में हम इस relation का use करेंगे। So this relation must be learned to you, right? Now अभी तक हमने जो topics पढ़े उन पर based कुछ numericals पढ़ते हैं। Let us try to solve some numericals that are based on the topics that we have discussed till now. एक simple से numerical से शुरू करते हैं। For this, let us consider the two bodies. Let आपको 2 bodies दी हुई हैं जिनके masses हमको यहाँ पर given हैं। हम मान लेते हैं कि जो 2 bodies हैं, पहली वाली का mass है 100 kg and the second body's mass is supposed to be 50 kg, right?
तो जो दो बॉडीज हमने मानी उनका मास हमने मान लिया, एक का 100 kg और दूसरी का 50 kg। The mass of second body is supposed to be 50 kg. Also, let the distance between the two bodies be given by 100 meters. Then we have to find out the amount of force that is acting between the two bodies. In this case हमको निकालना है कि इन दोनों bodies के बीच में कितना force work करेगा। So we know that सारी चीजें जो given है वो यहाँ पे लिख दी हैं, तो फिर से given लिखने की जरूरत नहीं है। We know that F is equals to GMM अपॉन में R स्क्वायर, राइट। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल M, स्मॉल m, R और G सबकी वैल्यूज है। आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी विल गेट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू कैपिटल M दैट इज द बिगर मास, कितना हो जाएगा 100 kgs, इंटू द स्मॉल m जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास, एंड दैट विल बी 50 kg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, दैट इज 100 इंटू 100। एक 100 से दूसरा 100 मैंने कैंसिल कर दिया। आई विल सिंपली गेट 6.67 इंटू 5 इंटू, इसको हमने 50 नहीं लिखते हुए 5 इंटू 10 लिख दिया, और -11 प्लस 1 हो जाएगा -10, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया -10। यहाँ से जब दो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 -2, और इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -10 -2 इज -12, राइट। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 पंजे 35, 6 पचाम 30 और 3 33, 6 पचाम 30 और 3 33, यू विल गेट 33.35 इंटू 10 टू द पावर -12, और फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन न्यूटन हियर। सो दिस विल बी माय आंसर, राइट। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सिंपली सॉल्व द न्यूमेरिकल। अगर आपको सारी वैल्यूज जो हैं वो डायरेक्टली दी हुई हैं तो उस केस में, राइट। कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न ओनली। हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका वेट हम मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 50 न्यूटन। एक चीज और यहाँ पर हम बता दूं, आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस आई एम डिस्कसिंग इट हियर, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट। आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मास और वेट के बारे में। So students, you know that there is a difference between mass and weight, और मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। मास बेसिकली जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, या मैं बोलूं कि कोई बॉडी जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी है, अगर मैं उन सबके इंडिविजुअल मासेस को सम कर दूं तो दैट विल बी द टोटल मास ऑफ द बॉडी, राइट। अगर हम वेट की बात करें तो जो वेट होता है दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट। अगर हम W की बात करें तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो वेट सिंपली एक फोर्स है जो कि अर्थ या कोई भी जिस प्लैनेट पर वो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है उसको हम बोलेंगे कि उस बॉडी का वेट कितना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ पे हैं तो अर्थ हम पर जितना फोर्स लगा रही है, हमारा मास हमने मान लिया स्मॉल m, अर्थ हम पर जितना फोर्स लगा रही है जिसके कारण हमारा जो भी एक्सेलरेशन होगा वो होगा, सो वी विल गेट W is equals to mg here, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि अगर मैं मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो आई विल गेट द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। एक चीज और कि ये जो है ये मास है, दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली एक तरीके का एक्सेलरेशन है,
और आपको ये भी पता है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो द सेम थिंग जो मैंने आपको बोली थी कि वेट एक तरीके का फोर्स ही होता है, और जब वेट एक तरीके का फोर्स ही है तो इसकी एसआई यूनिट भी वही हो जाएगी जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन, राइट। सो द एसआई यूनिट ऑफ वेट विल बी न्यूटन बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि कोई बॉडी है जिसका वेट आपको गिवन है 50 न्यूटन, राइट। ऑल्सो अर्थ के सेंटर से वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पर लोकेटेड है या सिचुएटेड। एक और हमने बॉडी मान ली जिसका वेट हमने मान लिया 100 न्यूटन, और इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज सिंपली 1 मीटर। हमने मान लिया ये दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं, राइट। आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस F is equals to GMM अपॉन में R स्क्वायर, राइट। लेकिन ये चीज हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे w की वैल्यू है, दैट इज वेट हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले मुझे किसी तरीके से m1 m2 की, इसको यहाँ पे m1 m2 से डिनोट कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। हमको किसी तरीके से यहाँ पे m1 m2 की वैल्यूज निकालनी है। तो आपको पता है इसके लिए रिलेशन दैट w1 इज इक्वल्स टू m1g। ऑल्सो एक चीज जो स्मॉल g है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू को हम वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट न्यूमेरिकल्स के लिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू चाहें वो लें। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हमको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, राइट। सो यू विल गेट w1 इज इक्वल्स टू m1g, और w1 की वैल्यू आपके पास है 50 इज इक्वल्स टू m1, g की वैल्यू 10, और यहां से आपके पास m1 की वैल्यू आ गई 5 kg, राइट। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे w2 की जगह 100 पुट कर दें, ये तो 10 ही रहेगा, तो m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 kg। तो इस तरीके से w इज इक्वल्स टू mg वाले फॉर्मूले से हमने दोनों का मास निकाल लिया इंडिविजुअली, दैट इज द 5 kg एंड 10 kg। अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट माय आंसर, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू m2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 10, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट हैं, तो 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी द सेम थिंग ओनली, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा सिंपली 7 पंजे 35, 6 पचाम 30 और 3 33, 6 पचाम 30 और 3 33, इट विल बी 33 इंटू 3 5 इंटू ये माइनस 10 टू द पावर माइनस 11, दिस इज 10 टू द पावर 1, माइनस 11 प्लस 1 वुड बी माइनस 10। So this will be the amount of force that is acting between these two bodies जिसका weight आपको given था। So इस तरीके से हम simply जो universal law of gravitation है उस पर base कुछ simple questions जो हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, right? So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.